हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेस करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज को जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 7 की मनी एंड प्राइसेस। लेसन नंबर 6 तक की वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो आराम से जाए सीरीज वाइज पहले वीडियोस को देखें ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है मनी एंड प्राइसेस, यानी कि मनी का प्राइस से क्या रिलेशन होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो हम सब जानते हैं कि मनी जो है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जिसके जरिए हम अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर पाते हैं ताकि हम अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सके या फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, मनी हेल्प्स अस टू गेन कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी हमारी हेल्प करता है ताकि हम अलग तरह की गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर पाए अपने सेटिस्फेक्शन पर्पस के लिए, which satisfy our wants. Its value is determined by what a unit of money will buy in terms of representative assortment of goods and services. डिपेंड करता है उस मनी की वैल्यू क्या है इस बात पे कि हम उस मनी से कितनी क्वांटिटी किसी भी चीज की खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब जानते हैं कि मनी की जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू के साथ कम होती रहती है, यानी कि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से पैसे का जो रेट है, मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में जितनी चीज मैं आज से 10 साल पहले ले सकता था, शायद अब मैं उसे आधी चीज भी ना ले पाऊं। उसका एक मेन रीजन क्या है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जो इसका एक मेन रीजन रहता है। तो हमने ये बात समझी। तो इसके बाद क्या आता है हमारा, इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग। तो मैं कह सकता हूं वैल्यू ऑफ मनी क्या है, नथिंग है, बट इट परचेजिंग पावर विच वेरीज इनवर्सली जनरल प्राइस लेवल। पर इसका जो परचेजिंग पावर होती है ना वो क्या होती है, इनवर्सली वेरिएट करती है जनरल प्राइस लेवल से। यानी कि हम बात करते हैं इसकी परचेजिंग पावर की। तो अगर मैं इसकी परचेजिंग पावर की बात करूं टाइम के हिसाब से, तो क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे जैसे टाइम ज्यादा चला जाएगा मनी की परचेजिंग पावर कम होती रहती है टाइम के साथ। उसका एक मेन रीजन है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती है जिसकी वजह से टाइम के साथ पैसे की परचेजिंग पावर कम होती रहती है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंप्लीट लेसन का। इस लेसन की मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। सेकंड वीडियो में हम इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के। उसके बाद एक कंसेप्ट और बचेगा और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैं इस लेसन के ऊपर 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। अब यहां समझते हैं द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। यानी कि जो जनरल प्राइस में चेंज होता है ना वो क्यों होता है, पैसे की सर्कुलेशन की वजह से, यानी कि किस लेवल पे जो अमाउंट है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। इसके लिए आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे एक फिशर साहब ने दिया था, वो क्या था, MV इक्वल्स टू PT। अब इस MV का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो जो M हमारा है वहां पे वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है, जो V है वो वेलोसिटी, यानी कितनी बार वो सर्कुलेट किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहां पे समझूं तो वेयर M स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, कि मनी की क्वांटिटी कितनी है। एक मिनट, चलो फिर हम समझते हैं आगे। तो हमारा चला था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो मैंने इसमें समझाया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से मनी सर्कुलेशन में क्या चेंज आता है, इसको ही हम बोलते हैं द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये चीज ध्यान रखना कि जनरल प्राइस लेवल की वजह से, अब ये जनरल प्राइस लेवल क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कैसा चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि मनी सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होता है। उसके वजह से फॉर्मूला आता है हमारा MV इक्वल्स टू PT, जहां पे M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, ध्यान रखना। V का मतलब है सर्कुलेशन या फिर वेलोसिटी, किस रेट से चेंज हो रहा है सर्कुलेशन, इक्वल्स टू P इंटू T। तो जो P का मतलब है वो यहां पे हमारे पास है, P स्टैंड्स फॉर एवरेज प्राइस लेवल, यानी कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, और T हमारा होता है रियल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो अगर इसको फॉर्मूले को और से समझे तो वेयर M स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, M हमारा क्या दिखाता है, क्वांटिटी ऑफ मनी दिखाता है इन सर्कुलेशन किसी भी इकोनॉमी में। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, की किस लेवल से सर्कुलेट हो रहा है पैसा इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ अ यूनिट मनी चेंजेस हैंड्स ऑन एवरेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहां पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, देखो इफ 100 रुपीज नोट चेंजेस हैंड्स 10 टाइम्स, अगर मान लो
आपको पता होगा कि इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, कि जो मनी है वो कभी टिकती नहीं है। अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो किसी और की इनकम बनेगी, जब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी और की इनकम बनेगी। तो सपोज करो अगर एक 100 रुपए का नोट है, वो एक टाइम में 10 हाथों से गुजरा, इसका मतलब पता है क्या है कि टोटल जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 1000 रुपए की हुई है। तो कोई भी कह सकता है कि बात भैया अगर 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 10 बार घूमा है, 1000 रुपए ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, इफ 100 रुपीज नोट चेंजेस हैंड्स 10 टाइम्स ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में, इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ 1000 रुपीज। तो उसने एक महीने में 1000 रुपए का काम किया है। कितना काम किया है? 1000 रुपीज का काम किया है। ठीक है, नोट 100 ऑन आरएचएस, जो पी है वो दिखाता है एवरेज प्राइस लेवल क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, और टी फॉर वॉल्यूम ऑफ रियल ट्रांजैक्शन, टी दिखाता है वॉल्यूम क्या है रियल ट्रांजैक्शन की। सो पीटी, अब पीटी रिप्रेजेंट मनी वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो जो पीटी है ना वो दिखाता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, यानी कि टोटल कितना पैसा है जिसमें ट्रांजैक्शन की गई है, कितने की ट्रांजैक्शन हुई है कंप्लीटली, वो कौन शो करता है? पीटी। और अब ये बात होती है क्या एमबी जो है क्या वो बराबर होता है पीटी की? अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो अब एक मैंने क्वेश्चन लिखा भी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबी इक्वल्स टू पीटी? क्या मतलब है इसका? क्या ये होता है नहीं होता है? ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे। अब ये समझते हैं। तो एमबी इक्वल्स टू पीटी इज ट्रू फॉर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो जो आपका एमबी है इक्वल्स टू पीटी होगा हमेशा ज्यादातर सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। पीटी क्या शो करता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की गई है, यानी कि कितनी बार गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हुई है, कितनी बार पैसा लोगों को दिया गया है गुड्स और सर्विसेज के बदले। और ये एमवी क्या शो करता है? एम शो करता है ट्रांजैक्शन को कि भाई मनी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, वी शो करता है उसकी वेलोसिटी को, मतलब एम शो करता है अमाउंट, वी शो करता है उसकी वेलोसिटी। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए की कोई चीज है, मतलब 100 रुपए का एक नोट है, वो एक महीने में 10 हाथों से गुजरा। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 1000 रुपए के गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल किए गए होंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन 1000 रुपए की हुई होगी, तब जाके हमारा एमवी क्या आएगा? 100 आएगा। और ये बराबर किसके आएगा? जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है इन एन इकोनॉमी के। ठीक है, तो ये तो बराबर आएगा। तो एमबी इक्वल्स टू पीटी इज ट्रू फॉर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दैट स्टॉक ऑफ मनी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक ऑफ मनी यानी कि जो ये पैसा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी से, यानी कि टोटल सप्लाई ऑफ मनी आता है हमारा यहां से, इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ये जो टोटल सप्लाई हुई है वो किसके बराबर आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो टोटल डिमांड फॉर मनी, ये बराबर टोटल डिमांड फॉर मनी। दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी and conveys only this that all transaction have to be carried out through money। इसका मतलब ये इक्वेशन हम जब मान के चलेंगे जब सारी की सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ किसकी फॉर्म में हो? मनी की फॉर्म में हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक पता क्या देखने को मिलता है कि कई बार लोग है ना कुछ पैसे को मार्केट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि मनी सप्लाई तो होती है लेकिन कुछ पैसे को मार्केट से बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके घर में कुछ भी कैश रखा हुआ है, अब वो काफी टाइम से यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब आपने वो कैश मार्केट से बाहर निकाल लिया है, वो आपने अपने पास रख लिया है, अब वो सर्कुलर में नहीं है वो नोट। इसका एक मेन रीजन है क्योंकि जब हम पैसा बैंक में भी जमा करते हैं तो बैंक लोन देता है, जिसकी वजह से वो पैसा सर्कुलर फ्लो में तो रहता है, लेकिन जब भी हम कोई पैसा कैश में इकट्ठा करते हैं तो वो कभी सर्कुलर फ्लो में नहीं आता। एक यही रीजन है कि लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। और फिर जब गवर्नमेंट को पता लगता है कि कुछ पैसा इतना, मतलब अब गवर्नमेंट का तो सारी रिकॉर्ड है कि कितने नोट छापे गए हैं, कितनी करेंसीज अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सर्कुलर में इतनी करेंसी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि बहुत से नोट्स ऐसे हैं जो सर्कुलर सिस्टम के बाहर है, यानी कि मनी फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो डीमोनेटाइजेशन करती है या फिर नोट्स को बंद कर देती है। अब यहां समझते हैं, इससे आगे हो गया। तो अ चेंज इन एनी वेरिएबल। अब यहां पे एक बात और समझना, अगर हम किसी भी तरह के वेरिएबल में चेंज कर दे, एम में कर दे, वी में, पी में या टी में, मतलब एम, वी, पी या टी इसमें से किसी वेरिएबल में चेंज किया जाए, हैज टू बी कंपनसेटेड बाय इक्वल चेंज इन वन और मोर रिमेनिंग वेरिएबल्स। तो आपको किसी और वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एम इंटू वी में कोई ना कोई प्रकार का चेंज किया तो आपको पी इंटू टी में भी चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत नेसेसरी है दोनों को इक्वल बनाए रखने के लिए। अब इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो के। जो हमारा एक तो है पहला क्वेश्चन, हाउ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। कैसे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी है वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है।
अब इसको समझने के लिए उससे पहले आप एक काम करिए, यहां तक का उतार लीजिए पूरा का पूरा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके की पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी ये तीन क्वेश्चंस, पहले यहां तक का उतार लो, फिर डिस्कस करते हैं बाकी 3 क्वेश्चंस। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस। तो हाउ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। अब समझते हैं अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज कर दे तो उसका एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर रीजन समझते हैं, अगर हम मनी की सप्लाई को बढ़ाएं, यानी कि मनी की क्वांटिटी को, तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सिर्फ, अगर हम मनी की क्वांटिटी में पॉजिटिव चेंज करें, यानी कि इसको बढ़ाएं, तो सिंपल सी बात है, मनी क्वांटिटी जब मार्केट में बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में पैसा आ रहा है, जब मार्केट में पैसा आ रहा है यानी कि लोगों के पास पैसा जा रहा है, और जब लोगों के पास पैसा जा रहा है, अब उसमें 2 ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 2 ही सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। पहली सिचुएशन ये कि जब लोगों के पास पैसा आएगा, तो जब पैसा फालतू आएगा तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। पहला फर्क तो ये पड़ा, क्या कर देंगे? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि मनी क्वांटिटी बढ़ा दी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। मनी क्वांटिटी अगर मैं कम कर दूंगा, मनी क्वांटिटी अगर मैंने यहां पे कम कर दी, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये रीजन होता है पहला कि हाउ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। कि अगर आपने मनी क्वांटिटी बढ़ाई तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा फालतू आ रहा है। और अगर आपने मनी क्वांटिटी कम कर दी तो लोग एग्रीगेट डिमांड भी कम कर देंगे कि लोगों के पास पैसा कम हो चुका है। अब एक रीजन वो समझते हैं, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। उसमें मैंने समझा था कि जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है, यानी कि जब पैसे का सर्कुलर फ्लो मार्केट में बढ़ रहा है, तो लोगों की एक तरह से इनकम बढ़ गई, लोगों के पैसा फालतू आ रहा है, तो लोगों के पास पैसा फालतू आता है तो लोग खर्च करना कम पसंद करते हैं, बचाना फालतू पसंद करते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि अगर मनी की क्वांटिटी इंक्रीज की गई है, यानी कि पैसे का फ्लो बढ़ा है इकोनॉमी के अंदर, तो एग्रीगेट डिमांड ना बढ़ के होगा कि आपकी बार लोग बढ़ाएंगे यहां पे सेविंग्स, यानी कि लोग सेविंग बढ़ाएंगे। अब सेविंग बढ़ाएंगे तो लोग भी जानते हैं कि भाई पैसा घर में रखने का फायदा तो है नहीं। ये बात ध्यान रखना, लोग कहीं भी अपना पैसा घर में रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम के साथ, अगर यहां पे बात करूं मैं समझदार पर्सन की, उन्हें पता है कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो लोग घर में अपना पैसा रखना पसंद नहीं करते, वो उसे पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना, या तो बैंक में रखना, या एफडी करवाना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, या फिर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के सोर्सेज है वहां पे इन्वेस्ट करना। तो जब सेविंग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी, यानी कि लोग पैसा उधार पे देते हैं इंटरेस्ट के बदले, यानी कि ब्याज पे पैसा लगाते हैं अपना, ताकि उस पैसे को इंक्रीज किया जा सके। अब इससे होता क्या है, वो पैसा जाता है उनके पास जिनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, इनके मैं कह सकता हूं इन्वेस्टर के पास। तो होता क्या यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखना। दो ही चीज हो गई। तो तुम नहीं समझा कि जब क्वांटिटी में चेंज आएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, और अगर क्वांटिटी अगर कम कर दी जाए मनी की, तो एग्रीगेट डिमांड कम भी हो सकती है। लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, जब लोग पैसे को खर्च करने के बजाय जब सेव करना पसंद करते हैं। इसके बाद क्या था हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाउ द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट्स लेवल ऑफ आउटपुट। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो आउटपुट के लेवल को कैसे अफेक्ट करेगा। अब यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो समझते हैं हम। यहां पे पहले मैं इसको मिटा देता हूं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे अफेक्ट करता है किस चीज को, यहां पे लेवल ऑफ आउटपुट को। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की तरफ देखूं तो भाई एक सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, अब उसमें चेंज किया गया है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया गया है तो उसके 2 चीजें क्रिएट हो सकते हैं, या तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इन्फ्लेशन होगा, या फिर मार्केट में महंगाई होगी। 2 ही चीज होगी, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मतलब आप सोचो ना, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, सोचो इस डस्टर की क्वांटिटीज लोग पहले 20 खरीदते थे, अब उन्होंने 40 खरीदनी शुरू कर दी, 40 की डिमांड हो गई। तो अब 2 ही तरीके हैं खरीदने, भाई डस्टर मान लो अभी भी 20 ही है, खरीदने वाले 40, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ाए जाएंगे, या फिर जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ता हुआ देख के लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेंगे। तो बात है भैया, प्रोड्यूसर तो लेवल ऑफ आउटपुट ही इंक्रीज करेगा ना, इन्फ्लेशन तो फिर होगा ही नहीं। अरे होगा मेरे भाई, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज
प्रोड्यूसर कब कर सकता है? जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है। जब मार्केट में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? एम्प्लॉइज की। बिना एम्प्लॉय के प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकता वो। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, तो उसका मतलब क्या है कि अगर उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि अभी भी कई लोग बेरोजगार हैं जिन्हें काम दिया जा सकता है, तब प्रोड्यूसर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ता हुआ देख के क्या बढ़ाता है? लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक चीज बढ़ेगी, वो है इन्फ्लेशन। और इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कई लोग हैं अभी भी बेरोजगार हैं, जो बेचारे जिनको जॉब नहीं मिली, उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी और लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाया जाएगा ताकि एग्रीगेट डिमांड को टैकल किया जा सके। अब आते हैं आगे, तीसरा हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, डज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट और वेरीज? क्या जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है क्या वो कांस्टेंट रहता है, चेंज करता है? वो चेंज होता है। चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन हायर सर्कुलेशन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सर्कुलेशन ज्यादा होगा। अब इसका रीजन आपको देता हूं। कभी भी अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इस बात का मतलब ये है कि गवर्नमेंट या फिर जो आरबीआई है वो कोशिश करने में लगी हुई है कि मार्केट में फालतू का पैसा ना जाए। यानी कि अब एक सिंपल सी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे तो पैसे का फ्लो इकोनॉमी में नहीं होगा। अब इससे क्रम हो गया, लोगों के पास पैसा कम है, शॉर्ट बैलेंस है, अब वही पैसा बार बार घूमता रहेगा। अब बार बार घूमने की वजह से क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम है तो लोग फालतू पैसा लेंगे, लोन पटाएंगे उस पैसे को, और फिर वो पैसा सर्कुलेशन में कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन काफी डीप में आपको लिखने आने चाहिए। मैंने आपको समझा दिया है कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं, वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो ना आपकी कि भैया ये बात समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस सजेशन को अप्लाई करने की पक्का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का फायदा नहीं है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।